So beta, this is our first question. This question is from JEE 2025. The question says the current passing through a wire as a function of time is given as I is equal to 0.02 t plus 0.01 ampere. The charge that will flow through the wire from the time t is equal to 1 second to t is equal to 2 second is. So in this question बेटा करंट की हमें वैल्यूज एज ए फंक्शन ऑफ टाइम दी हुई है, हमें चार्ज कितना फ्लो किया है वायर के अंदर वो हमें बताना है। तो बेटा अगर हम करंट की बेसिक डेफिनेशन पे जाएं तो हम लोगों को पता है कि करंट जो होता है उसे हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं बेटा। करंट को हम लोग डिफाइन करते हैं द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सो आई इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी। सो बच्चों इस आई इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी पर आपसे दो तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला, या तो आपको क्यू एज ए फंक्शन ऑफ टाइम गिवन होता है, क्यू एज ए फंक्शन ऑफ टाइम गिवन होता है, और बेटा जब क्यू एज ए फंक्शन ऑफ टाइम गिवन होता है तो हम उसे डिफरेंशिएट करते हैं। जब हम इसे डिफरेंशिएट करते हैं बेटा, तो जब डिफरेंशिएशन होती है तो हमें जो मिलता है वो हमें करंट मिलती है, ठीक है। लेकिन अगर हम इसी इक्वेशन को ऐसे यूज करें दैट आई डी टी इज इक्वल टू डी क्यू, और अगर हम इसे इंटीग्रेट कर दें बेटा, यानी कि अगर हम इंटीग्रेशन कर दें तो इंटीग्रेशन करने पर हमें टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज मिल जाता है जो कि फ्लो करता है। इसी के बेसिस पे ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो बच्चों इस क्वेश्चन को करते हैं हम। अगर हमें आई की वैल्यू दी गई है बेटा 0.02 टी प्लस 0.01 एम्पियर, तो आई को हम लिख सकते हैं डी क्यू बाई डी टी, है ना बेटे, डी क्यू बाई डी टी, और इसे लिख सकते हैं 0.02 टी प्लस 0.01। ओके, तो यहां से डी क्यू की वैल्यू आ गई कितना बेटा 0.02 टी प्लस 0.01। अब डी टी को इधर मल्टीप्लाई कर दिया, हमें टोटल चार्ज चाहिए, टोटल चार्ज के लिए इंटीग्रेट कर दिया। अब इन्होंने किस टाइम से किस टाइम के लिए पूछा है, 1 सेकेंड से 2 सेकेंड के लिए, तो 1 सेकेंड से 2 सेकेंड की लिमिट लगा दी। 1 सेकेंड पे कितना चार्ज फ्लो कर रहा था ये बताया नहीं है, तो फिलहाल हम 1 सेकेंड पे कितना चार्ज मानेंगे 0, और 2 सेकेंड तक ये चार्ज फ्लो कर गया होगा Q। तो डी क्यू का इंटीग्रेशन आ गया बेटा Q 0.02 ऐसे ही रहा, T का इंटीग्रेशन टी स्क्वायर बाई 2 प्लस 0.01 ऐसे ही रहा, और यहाँ पर इंटीग्रेशन से T आ जाएगा। लिमिट पुट करनी है बेटे हमें 1 से 2, तो लिमिट पुट करते हैं। यहाँ आ गया 2/100, यहाँ आ गया 2 2 ज़ा 4 बाई 2 प्लस 0.01, इसको भी 1/100 लिख देते हैं और 2 लिख देते हैं। ये अपर लिमिट पुट कर दी। अब अगर इसी में हम लोग लोअर लिमिट पुट करें बेटा, तो लोअर लिमिट कितनी हो जाएगी 1 अगर हम रखेंगे तो 2/100 और नीचे 1/2 आ जाएगा, माइनस यहाँ पे लिख रहा हूँ 1/100 और इसमें साथ क्या आ जाएगा बेटा 1 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे टी की वैल्यू 1 है, तो ये लोअर लिमिट हो गई। तो जब ये लोअर लिमिट आ गई तो इसकी वैल्यूज क्या आ जाएंगी बेटे, यहाँ से 2 से 2 गया और 4 से काटा 25 और यहाँ 2 से काटा 50, तो 1/25 प्लस 1/50, और माइनस में क्या आने वाला है देखो, माइनस में यहाँ से आने वाला है 1/100 यानी 0.01, और इधर से क्या आने वाला है बेटे, इधर से भी आने वाला है 0.01। तो यहां से आ गया हमारे पास कितना 0.04 प्लस 0.02 यानी 0.06 माइनस 0.02, तो 0.04 आना चाहिए हमारा आंसर। तो यहां से हमारा आंसर आ जाएगा बेटा डी 0.04। तो थोड़ी सी कैलकुलेशन करवाई थी इसके अंदर, बट हम लोग आसानी से कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। तो बेटा अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है अ वायर ऑफ लेंथ 25 मीटर एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया 5 मिलीमीटर स्क्वायर having resistivity of 2 into 10 raised to power minus 6 ohm meter, it is bent into a complete circle. The resistance between the diametrically opposite points will be। तो बेटा ये क्वेश्चन रेजिस्टेंस से है, और रेजिस्टेंस में भी एक सर्कल है, उसके दो डायमेट्रिक पॉइंट के साथ जो रेजिस्टेंस बन रहा है ना, उनके बीच में हमें रेजिस्टेंस बताना है, यानी नेट रेजिस्टेंस। तो पहले इस क्वेश्चन को समझते हैं। यानी कि हमारे पास एक वायर थी, है ना, ये एक वायर थी, इस वायर से बेटा एक सर्कल बना दिया है, ठीक है। इसके दो डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट ये होंगे ए और बी, हमें इन दोनों के बीच में रेजिस्टेंस बताना है। यानी कि इस सेक्शन का कुछ रेजिस्टेंस आया होगा बेटा, और इस सेक्शन का कुछ रेजिस्टेंस आया होगा।
तो इसका मतलब यहाँ पे हमें क्लियरली दिखाई दे रहा है कि ये पैरेलल कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन है बेटे? पैरेलल कॉम्बिनेशन का। तो इसमें जो कंसेप्ट यूज हो रहा है वो दो कंसेप्ट है, एक तरीके से दो फॉर्मूले कह सकते हैं बेटा। पहला फॉर्मूला तो ये है कि किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस क्या होता है, वो होता है बेटा R इज इक्वल टू रो एल बाई ए, जहां पे रो क्या है? रेजिस्टिविटी, एल क्या है? लेंथ ऑफ द कंडक्टर, ए क्या है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। दूसरा बेटा, अगर हमारे पास कुछ रेजिस्टेंस पैरेलल में है तो उनके पैरेलल का नेट कॉम्बिनेशन का आंसर क्या होता है? 1/R1 प्लस 1/R2। ये दोनों फॉर्मूले आपको मैंने रिवाइज करा दिए। अब क्वेश्चन को देखिए। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर हमारे पास एक वायर है लेंथ 25 मीटर की, तो इस वायर की लेंथ है 25 मीटर। इसकी डेंसिटी कितनी दी हुई है? डेंसिटी की तो जरूरत नहीं है, यहाँ पे रेजिस्टिविटी है। रेजिस्टिविटी है 2 × 10⁻⁻⁻6 ओम मीटर। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिया हुआ है कितना बेटा? 5 मिलीमीटर स्क्वायर। तो 5 मिलीमीटर स्क्वायर यानी 10⁻³ और स्क्वायर है तो एक बार और -3 यानी सीधे -6 लिख दो, तो -6 मीटर स्क्वायर ही हो गया। अब अगर हम लोग इसको सॉल्व करें तो हमारे पास रेजिस्टेंस की कितनी वैल्यू आएगी बेटे? रो एल बाई ए। तो रो की जगह हमने लिख दिया 2 × 10⁻⁻6, एल की जगह हमने लिख दिया बेटा 25 और बाई ए की जगह लिखा हमने 5 × 10⁻⁻6। तो -6 से -6 या 5 5 जा 25, तो 5 2 जा 10 ओम आ गया। तो इस पूरी वायर का जो रेजिस्टेंस था ना बेटे वो 10 ओम था। तो अगर पूरी वायर का रेजिस्टेंस 10 ओम था बेटा, तो जब इस वायर को हमने सर्कल में बनाया और उसके दो इक्वल हाफ ले लिए, तो ऊपर वाले के पास भी रेजिस्टेंस कितना गया होगा बेटा? 5 ओम, और नीचे वाले के पास कितना गया होगा? 5 ओम। ऐसा क्यों बेटा? क्योंकि देखो रेजिस्टिविटी तो मटेरियल की चेंज नहीं होती है, लेकिन अगर ऊपर लेंथ आधी हो गई है और नीचे लेंथ आधी हो गई है, एरिया में कोई चेंज नहीं हुआ है, तो रेजिस्टेंस क्योंकि प्रोपोर्शनल है लेंथ के, इसलिए रेजिस्टेंस भी उसी तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होगा जिस तरीके से लेंथ डिस्ट्रीब्यूट हुई है। यस, तो यहां पे अब आपके पास दो रेजिस्टेंस 5 और 5 के एक साथ कनेक्ट हो गए पैरेलल में, तो यहां से 1/R नेट का जो आंसर आएगा बेटे वो 1/R1 प्लस 1/R2 हो जाएगा। तो यहां से R नेट की वैल्यू कितनी आ गई बेटे? 5/2 यानी कि 2.5 ओम। तो हम लोग देखते हैं हमारे ऑप्शन में 2.5 ओम है कि नहीं। यस, बी ऑप्शन में 2.5 ओम है। तो ये था बेटा क्वेश्चन नंबर 2, जो कि किसके ऊपर बेस्ड था? पैरेलल कॉम्बिनेशन के ऊपर बेस्ड था। तो बच्चों अब हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़ते हैं। ये भी पूछा गया था जेई 2025 में। क्वेश्चन कह रहा है अ गैल्वेनोमीटर हैविंग अ कॉइल ऑफ रेजिस्टेंस 30 ओम नीड 20 मिली एम्पियर ऑफ करंट फॉर फुल स्केल डिफ्लेक्शन। ठीक है, फुल स्केल डिफ्लेक्शन के लिए उसे 20 मिली एम्पियर करंट चाहिए। ठीक है, इफ अ मैक्सिमम करंट ऑफ 3 एम्पियर इज टू बी मेजर्ड यूजिंग दिस गैल्वेनोमीटर, ओके, then the resistance of the shunt to be required is 30/x, so find the value of x। so बेटा इस क्वेश्चन के अंदर जो कंसेप्ट यूज हो रहा है वो यूज हो रहा है कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर। ठीक है, इसे लिखते हैं कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर। तो बच्चों कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर कैसे करते हैं? जब भी बेटा हमारे पास गैल्वेनोमीटर होता है और एमीटर नहीं होता है, तो हम गैल्वेनोमीटर को एक स्मॉल रेजिस्टेंस की हेल्प से एमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं बेटा? हम एक गैल्वेनोमीटर को लेते हैं। मान लीजिए ये हमारे पास एक गैल्वेनोमीटर है और इस गैल्वेनोमीटर के साथ बेटा एक छोटा सा रेजिस्टेंस जिसे हम लोग शंट कहते हैं, इस शंट को यूज करते हैं एस, और इससे दोनों को अगर हम पैरेलल में रख देते हैं तो इससे हमारे पास एक क्या तैयार हो जाता है? एमीटर तैयार हो जाता है। अब सोचो इसको हमने जिस ब्रांच के अलोंग रखा है वहां से एक मेन करंट आ रही है आई, तो गैल्वेनोमीटर में कुछ करंट चली जाएगी आई जी, और शंट में जो करंट जाएगी वो जाएगी आई माइनस आई जी। तो बेटे क्योंकि अब गैल्वेनोमीटर और शंट दोनों पैरेलल हैं, तो दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो जाएगा। तो हम इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस लिखते हैं आई जी इंटू गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस जी, ये बराबर होना चाहिए शंट का रेजिस्टेंस एस और उसमें जाने वाली करंट आई माइनस आई जी के प्रोडक्ट के बराबर। तभी तो वोल्टेज डिफरेंस सेम होगा या पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा। यहां से हम लोग
रिक्वायर्ड शंट की वैल्यू निकालते हैं और वो वैल्यू आती है बेटा आई जी इंटू जी अपॉन में आई माइनस आई जी। ठीक है बेटे, अब यहाँ पे ये आई जी क्या है, ये आई जी ही आपकी फुल स्केल डिफ्लेक्शन वाली करंट है। आई क्या है, आई आपकी मेन करंट है, जी क्या है, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है, और एस क्या है, शंट। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में हम लोग समझते हैं कि इस क्वेश्चन में हमें क्या क्या दिया गया है। इस क्वेश्चन में देखो बेटा, एक तो हमें यहाँ पर गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस यानी कैपिटल जी दिया है, हमें फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट यानी आई जी दी हुई है, हमें मेन करंट यानी कि 3 एम्पियर दिया हुआ है, और हमें शंट पता करना है। ठीक है बेटे, तो हम अपना फॉर्मूला यहाँ पे यूज करते हैं। हमारे पास जो फॉर्मूला है बेटे वो है शंट इज इक्वल टू आई जी इंटू कैपिटल जी अपॉन में आई माइनस आई जी। तो प्यारे बच्चों, शंट की वैल्यू इन्होंने बोला है कि 30/x है, तो मैं यहाँ पे रख रहा हूँ 30/x। आई जी की वैल्यू कितनी है, 20 मिली एम्पियर, तो 20 इंटू 10⁻⁻³ जी की वैल्यू कितनी है 30 अपॉन में आई माइनस आई जी। तो आई की वैल्यू है बेटा 3 और आई जी को 20 मिली एम्पियर को हम 0.020 लिख सकते हैं, है ना बेटे। तो यहां से अगर हम कैलकुलेट करें तो एक्स की वैल्यू आएगी 30 इंटू ये 3 माइनस 0.02 2.98 हो जाएगा, ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और यहां से देखो हमारे पास क्या बचेगा 30 इंटू 60, 30 इंटू 20 दैट इज 600 इंटू 10⁻⁻³ तो इसको कैलकुलेट करते हैं। यहां से आगे हमारे पास कितना, अगर मैं इसको काटूं 6 5 जा 30 और ये 2 जीरो से यहाँ पे एक 10 बचेगा जो कि नीचे आ जाएगा, तो ये ऊपर जाके बना देगा 50 इंटू 2.98। ठीक है, कैलकुलेशन से एक बार देख लेना, तो 50 इंटू 2.98 को लिख सकता हूँ 298/100, 52 जा 100 और 2 से काटेंगे 298 को, तो 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, है ना, तो 149 हमारे ऑप्शन में मिल रहा है। इसका मतलब x की जो यहाँ पे वैल्यू है बेटे वो कितनी है बेटा 149 है। तो यहाँ पर जो कंसेप्ट यूज हो रहा था वो हो रहा था कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर। बेटा यहाँ पे एक दो चीज मैं आपको और बताना चाहता हूँ। ये लोग पूछते हैं कई बार कि जो शंट होता है उसे हम पैरेलल में क्यों यूज करते हैं। तो बेटा हमेशा याद रखो, शंट जो होता है वो स्मॉल होता है, और जब हम शंट को पैरेलल में यूज करते हैं तो इस पूरे एमीटर का जो रेजिस्टेंस आ जाता है वो बहुत स्मॉल हो जाता है। वो क्या हो जाता है, बहुत स्मॉल, वेरी स्मॉल। और हमें ऐसा ही चाहिए, एमीटर का जो रेजिस्टेंस होना चाहिए वो स्मॉल होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, तभी वो जिस ब्रांच में जा रहा है उस ब्रांच की करंट को अफेक्ट नहीं करेगा और अच्छी रीडिंग दे पाएगा। इसीलिए हमें शंट को स्मॉल लेना चाहिए और उसे पैरेलल में यूज करना चाहिए, क्योंकि पैरेलल में जो नेट रेजिस्टेंस होता है दो रेजिस्टेंसेस का, वो हमेशा सबसे छोटे वाले रेजिस्टेंस से भी छोटा आता है। इज इट ओके? सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 3। सो बेटा ये है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 अगेन मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर से पूछा गया है। क्वेश्चन कह रहा है कंसीडर ए मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। इसमें से कौन सी स्टेटमेंट्स जो है वो करेक्ट है, हमें ये देखना है बेटा, करेक्ट आंसर हमें बताना है। ठीक है, तो स्टेटमेंट्स पढ़ते हैं। द टॉर्जनल कांस्टेंट इज इन मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर हैज डायमेंशंस ऑफ m1 l2 t-2। Increasing the current sensitivity may not necessarily increase the voltage sensitivity. If we increase the number of turns to double, then voltage sensitivity doubles. MCG can be converted into an ammeter by introducing a shunt resistance of large value in parallel with the galvanometer. And current sensitivity of MCG depends inversely on number of turns of the coil. तो बेटे सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पे जो कंसेप्ट यूज हो रहा है वो क्या यूज हो रहा है। तो बेटा जो कंसेप्ट यूज हो रहा है वो यूज हो रहा है कि भाई मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर जो होता है उसके अंदर करंट सेंसिटिविटी क्या होती है। तो बेटा जब भी हम मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर को पढ़ते हैं तो हम वहां पे देखते हैं कि यहाँ पर जो टॉर्क लगता है जिसकी वजह से आपका जो गैल्वेनोमीटर है वो डिफ्लेक्शन दे रहा है, वो जो टॉर्क है बेटा वो टॉर्क बराबर होता है के इंटू थीटा के, है ना। और ये जो टॉर्क है ये मैग्नेटिज्म की वजह से लग रहा है, तो मैग्नेटिज्म में किसी भी कॉइल पे जो टॉर्क लगता है वो लगता है बेटा NIAB यानी कि MB, मैग्नेटिक मोमेंट इनटू मैग्नेटिक फील्ड इनटू के थीटा। यहाँ पे के टॉर्जनल कांस्टेंट है। तो बेटा जो करंट सेंसिटिविटी होती है वो डिफाइन करते हैं थीटा अपॉन आई से। थीटा बाई आई की वैल्यू क्या हो जाएगी NAB बाई के।
तो यहाँ से n क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल, a क्या है, एरिया ऑफ द कॉइल, b क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, k क्या है, टॉर्जनल कांस्टेंट, और यही हमारी कहलाती है करंट सेंसिटिविटी। अगर हमें वोल्टेज सेंसिटिविटी चाहिए तो हम बेटा I को क्या लिख सकते हैं, V इज इक्वल टू आई आर होता है, तो I को V बाई आर भी लिख सकते हैं, है ना। तो अगर हम I को V बाई आर लिख देंगे तो हमें वोल्टेज सेंसिटिविटी भी मिल जाएगी यहाँ से, ठीक है। अब जरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है द टॉर्जनल कांस्टेंट इन मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर हैज ए डायमेंशंस ऑफ। तो बेटा अगर मैं यहाँ से फर्स्ट इक्वेशन से अगर मैं टॉर्क बराबर के इंटू थीटा लिखता हूं, तो थीटा जो है वो क्या है बेटा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एक तरीके से, तो वो तो रेडियंस में होती है, डायमेंशनलेस होती है, तो के का जो डायमेंशन आएगा वो टॉर्क के बराबर आएगा। और टॉर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वैसे तो मैं गलत बोल रहा हूँ, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट वर्क होता है, बट आर क्रॉस एफ होता है, तो आर को हम एक तरीके से परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेते हैं और फोर्स लेते हैं। फोर्स की वैल्यू होती है m1 L1 T-2, और d को ले सकते हैं L, तो इसका जो हो गया वो हो गया m1 L2 T-2। तो बिल्कुल करेक्ट है, तो A तो आ जाना चाहिए, है ना बेटा। यहीं से अब हम लोग पढ़ते हैं B पे। B क्या कह रहा है, इंक्रीजिंग द करंट सेंसिटिविटी मे नॉट नेसेसरली इंक्रीज द वोल्टेज सेंसिटिविटी। अगर हम करंट सेंसिटिविटी को तो बढ़ाएं तो वोल्टेज सेंसिटिविटी बढ़ेगी, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो बेटा देखो, जो वोल्टेज सेंसिटिविटी होती है वो डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्टेज होती है ना। क्या होती है, डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्टेज होती है। तो वो होती है बेटा वोल्टेज सेंसिटिविटी इज इक्वल टू करंट सेंसिटिविटी अपॉन में रेजिस्टेंस, ठीक है, जो ये इंटरनल रेजिस्टेंस होता है आपका एमसीजी का। तो अगर बेटा आप इंक्रीज करोगे करंट सेंसिटिविटी को तो आपकी वोल्टेज सेंसिटिविटी इंक्रीज हो, ऐसा जरूरी नहीं है, ये बात भी ठीक है ना। अब सी, इफ वी इंक्रीज द नंबर ऑफ टर्न्स n टू 2n देन वोल्टेज सेंसिटिविटी डबल्स। अब सोचो बेटा, अगर वोल्टेज सेंसिटिविटी की बात करें तो वोल्टेज सेंसिटिविटी प्रोपोर्शनल है करंट सेंसिटिविटी के, और ये प्रोपोर्शनल है n के, लेकिन ये अपॉन r भी है, तो ये अपॉन r है। अगर आप n को डबल करोगे तो n को डबल करने पर हो सकता है लेंथ भी इंक्रीज करे, तो जब लेंथ इंक्रीज करेगी तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज कर जाएगा। जब रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगा तो आपका रेजिस्टेंस इंक्रीज करने पे वोल्टेज सेंसिटिविटी डबल नहीं हो पाएगी। तो क्योंकि वोल्टेज सेंसिटिविटी डबल नहीं हो पाएगी तो सी गलत हो जाएगा बेटे। अब डी की बात करें, एमसीजी कैन बी कन्वर्टेड इनटू एमीटर बाय इंट्रोड्यूसिंग ए शंट रेजिस्टेंस ऑफ लार्ज वैल्यू। यही गलत हो गया। अभी आपको मैंने पिछले क्वेश्चन में पढ़ाया कि अगर हमें शंट चाहिए तो शंट जो है वो स्मॉल वैल्यू का चाहिए होता है, लार्ज वैल्यू का शंट नहीं चाहिए होता है ना। तो ये गलत हो गया डी। ई की बात, करंट सेंसिटिविटी ऑफ एमसीजी डिपेंड्स इनवर्सली ऑन द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल। ये तो यहीं पे दिख रहा है कि करंट सेंसिटिविटी जो है वो नंबर ऑफ टर्न्स के प्रोपोर्शनल है, तो करंट सेंसिटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ टर्न्स। तो यहाँ पे ई भी गलत हो गया, तो हमारा आंसर आना चाहिए बेटा ए एंड बी ओनली। तो ये क्वेश्चन अच्छा था, एक ही क्वेश्चन में काफी चीजें पूछी गई थी, ठीक है ना। तो बच्चों आ गए हैं हम लोग अपने फिफ्थ क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में आप लोग सोच रहे होगे कि सर आपने सिर्फ क्वेश्चन दिया, इसमें ऑप्शंस तो है नहीं। बेटा इस क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको ये टॉपिक ही थोड़ा सा पढ़ाना चाहता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे ऑप्शंस दे करके आंसर बता के आगे नहीं चलना चाहता था। देखिए टॉपिक क्या है इसके अंदर, क्वेश्चन पहले पढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग रेजिस्टिविटी वर्सेस टेम्परेचर कर्व इज मोस्ट सुटेबल टू बी यूज्ड इन वायर बाउंड स्टैंडर्ड रजिस्टर। तो इसका मतलब पहले तो यही पता होना चाहिए वायर बाउंड स्टैंडर्ड रजिस्टर किस मटेरियल से बने होते हैं, और इसको अगर हम लार्जर पिक्चर में देखें तो हमें पता होना चाहिए टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी। सो बेटा मैं आपको ये थोड़ा सा पढ़ाना चाहता हूं, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी। प्यारे बच्चों, जो रेजिस्टिविटी होती है टेम्परेचर पे डिपेंड करती है ना। जैसे जैसे टेम्परेचर चेंज होता है तो मटेरियल की रेजिस्टिविटी चेंज होती है ना। और किसी भी मेटेलिक कंडक्टर के लिए जो टेम्परेचर डिपेंडेंस आती है वो नियरली इस इक्वेशन से दी जाती है, रो टी इज इक्वल टू रो नॉट 1 प्लस एल्फा टी माइनस टी नॉट। यहाँ पे कौन सी चीज क्या है, अल्फा को हम टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी बोलते हैं, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। प्यारे बच्चों, अल्फा जो होता है वो अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग वैल्यूज रखता है। जैसे कंडक्टर्स
के लिए या मेटल्स के लिए जनरली अल्फा जो होता है बेटा वो पॉजिटिव होता है, और अल्फा के पॉजिटिव होने की वजह से कंडक्टर्स में जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस बढ़ता है बेटे। ठीक है, ये ध्यान रखना है। दूसरा बेटा, सेमीकंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के लिए सेमीकंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के लिए अल्फा नेगेटिव होता है बेटा, तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है रेजिस्टिविटी डिक्रीज करती है। तीसरा बेटा, ये रेजिस्टिविटी कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जैसे कि नाइक्रोम है ना, और आपका एक तरीके से कॉन्स्टेंटिन अलॉय होता है बेटा, और मैंगानीन है। ठीक है, तो ये जो मटेरियल्स होते हैं बेटा इनके लिए जो हमारा रेजिस्टिविटी है बेटा ये इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर होता है। क्या होता है? इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। तो अगर बेटा हम लोग रेजिस्टिविटी वर्सेस टेम्परेचर का कर्व खींचना चाहते हैं तो मैं आपको कुछ मटेरियल्स के लिए यहाँ पे याद कराना चाहता हूँ। एक सेकेंड। तो ये हो जाएगा हमारा रेजिस्टिविटी वर्सेस टेम्परेचर का कर्व। पहला किसके लिए हम खींच रहे हैं बेटा? पहला हम लोग खींच रहे हैं कॉपर के लिए, यानी मेटल के लिए। तो कॉपर के लिए आपका रेजिस्टिविटी वर्सेस टेम्परेचर का कर्व कुछ ऐसा होता है। ठीक है। दूसरा बेटा मैं खींच रहा हूं सेमीकंडक्टर्स के लिए। तो सेमीकंडक्टर्स के लिए जो रेजिस्टिविटी वर्सेस टेम्परेचर का कर्व है बेटा वो डिक्रीज करती है रेजिस्टिविटी, तो कुछ ऐसा कर्व आता है ना, ये थोड़ा सा डिक्रीज करता हो जाएगा ऐसे। और जो हमसे पूछा गया है वायर बाउंड स्टैंडर्ड रजिस्टर्स, तो बेटा ये जो वायर बाउंड स्टैंडर्ड रजिस्टर्स होते हैं ये बेसिकली आपके नाइक्रोम के या कॉन्स्टेंटिन के या मैंगनीन के ही बने होते हैं। तो इनके केस में जो रेजिस्टिविटी है वो टेम्परेचर के साथ बहुत ज़्यादा वेरी नहीं करती है, हल्की सी वेरी करती है। तो ऐसा नियरली पैरेलल सा ग्राफ आता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इसमें देख सकते हैं कि अलग अलग मटेरियल्स के लिए अलग अलग ग्राफ आता है। ये तीनों ग्राफ मैं एनसीईआरटी से निकाल के आपको बता रहा हूँ। तो एनसीईआरटी हमारा यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट है। तो जो भी चार ऑप्शन दिए हैं इस क्वेश्चन के अंदर, इसमें से आपका जो फोर्थ ऑप्शन आ जाएगा, है ना। अ, जब आप इस क्वेश्चन को और कहीं देखेंगे जहां से भी जेई का आप 2024 का क्वेश्चन देखेंगे तो इसमें जो चार ऑप्शन दिए थे तो उसमें से ये हमारा आंसर हो जाएगा स्टैंडर्ड रजिस्टर्स के लिए। जो हमने स्टैंडर्ड रजिस्टर्स लिए होते हैं उन स्टैंडर्ड रजिस्टर्स के अंदर जो हमारा बेसिकली टेम्परेचर के साथ जो कर्व आता है रेजिस्टिविटी का वो कुछ ऐसा आता है बेटा। ठीक है, तो हमारा आंसर ये वाला हो जाएगा। बाकी आप कॉपर के लिए और ये सेमीकंडक्टर्स यहाँ पे लिख दो, सेमीकंडक्टर्स के लिए भी आप इनको याद रखें, ये इंपॉर्टेंट है याद रखना। ठीक है, ये फॉर्मूले में इस फॉर्मूले में अगर आप जानना चाहते हैं रो टी क्या है तो ये किसी टी टेम्परेचर पे रेजिस्टिविटी है। सो रेजिस्टिविटी एट रो एट टी केल्विन। ठीक है, और अगर टी नॉट बोले तो टी नॉट रेफरेंस टेम्परेचर है, रेफरेंस टेम्परेचर। इस रेफरेंस टेम्परेचर पे जो वैल्यू होती है वो आर रो नॉट लेते हैं। इसी को कई लोग है ना रेजिस्टेंस में भी कन्वर्ट करके ऐसे भी लिख लेते हैं आर इज इक्वल टू आर नॉट 1 + अल्फा टी माइनस टी नॉट, यानी कि रेजिस्टेंस कैसे टेम्परेचर के साथ वेरी कर रहा है इसी रेफरेंस से वो लोग बता देते हैं। ठीक है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम ऐसे भी इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों अब हम लोग आ गए हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 पे। अब सीरीज पैरेलल सॉल्व किए बिना तो करंट इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर कहाँ ही पूरा होगा, है ना। तो एक क्वेश्चन है जेई 2024 का, एक बड़ा अच्छा सा सर्किट दिया हुआ है, बच्चों को कंफ्यूज करने की कोशिश की गई है और इसमें अगर आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो ये क्वेश्चन जनरली जो है बच्चों का गलत आ ही जाता है। तो देखते हैं बेटा इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में एक हमें सर्किट दिया है और हमें ए और बी के बीच में बताना है नेट रेजिस्टेंस, है ना, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। तो बेटा इस क्वेश्चन में अगर हम देखें तो हम क्लियरली ऐसे नहीं बता सकते कि कौन सीरीज में कौन पैरेलल में। तो इसमें हम एक मेथड यूज करेंगे सर्किट को सॉल्व करने का, जिसे मैं बोलता हूं सेम पोटेंशियल मेथड। सेम पोटेंशियल मेथड, इसमें क्या करते हैं बेटा, हम जनरली कुछ पॉइंट्स अपने लिए इस सर्किट में ड्रॉ करते हैं और सर्किट को रीड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। तो अगर बेटा ये पॉइंट का नाम हम सी दे दें तो इससे जुड़ा हुआ ये वाला पॉइंट भी क्या हो जाएगा बेटा, सी। और अगर हम इस पॉइंट का नाम डी दे दें तो इससे जुड़ा हुआ ये पॉइंट भी डी हो जाएगा।
तो अब हमारे पास सर्किट में 4 पॉइंट्स है बेटे। एक पॉइंट है ए, एक पॉइंट है बी जिनके बीच में हमें रेजिस्टेंस बताना है, और एक पॉइंट है सी, है ना, और एक पॉइंट है डी। तो हम सर्किट को जरा रीड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। तो देखो, एक पहला रेजिस्टेंस है ये 6 ओम का, ये बेटा ए और सी के बीच में है। तो ए और सी के बीच में हम एक 6 ओम का रेजिस्टेंस बना लेते हैं। फिर दूसरा रेजिस्टेंस ये 10 का और ये 5 का। 10 और 5 एक साथ किसके बीच में है बेटा? सी और डी के बीच में है। तो सी और डी के बीच में 10 और 5 15 का एक रेजिस्टेंस बना लें, क्योंकि ये दोनों सीरीज में है, ये तो क्लियरली दिख रहा है। तो 15 ओम का बन गया। अब सी और डी के बीच में एक और है 8 और 7 का, है ना। तो सी और डी के बीच में एक और हो गया 8 और 7 का। तो अगर 8 और 7 का एक और हो गया तो 8 और 7 कितने होते हैं? 15, है ना। तो एक और 15 का सी और डी के बीच में, तो इससे पैरेलल में एक और 15 बना लेते हैं। ये आ गया हमारे पास दूसरा। बी को थोड़ा उधर शिफ्ट करता हूं। इसके बाद बेटा हमारे पास नेक्स्ट क्या है? सी और डी के बीच में, भाई साहब एक और आ गया सी और डी के बीच में, ये वाला। देखो, ये भी तो सी और डी के बीच में आ रहा है। ये कितने हैं? 11 और 4 15, एक और 15 का। तो लो भैया, एक और 15 का सी और डी के बीच में, ये आ गया एक और 15 का। अब बेटा जो हमारे पास बी पॉइंट है, वो बी पॉइंट के साथ डी कनेक्ट है। तो बी पॉइंट के साथ डी को कनेक्ट कर देते हैं। तो बी और डी के बीच में आ गया 8 ओम का। तो अब अगर मुझे ए से बी तक पहुंचना है, तो एक 6 ओम का है, तीन, ये तीनों पैरेलल हैं, तभी तो हम डी तक आ पाएंगे। तो अगर 15 के तीन पैरेलल हैं तो 15/3 यानी कि 5 ओम, है ना। तो अब मैं अगर इस सर्किट को ध्यान से देखूं तो ए से सी पे पहुंचा, सी से डी पे पहुंचा और डी से बी पे पहुंचा। तो ये फाइनली बी है, ये ए है। इसके बीच में ये 6 ओम, ये हमारा 5 ओम और ये 8 ओम। तो 8 और 5 13 और 6 19, 19 ओम हमारा आंसर आ जाएगा आसानी से। तो इसमें मेरे को नहीं लगता है कि कोई दिक्कत होने वाली है। ठीक है, इसे हम कहते हैं सेम पोटेंशियल मेथड, यानी कि दो पॉइंट्स को जो एक दूसरे के साथ, जिनके बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं है, जैसे सी और सी यहाँ पे लिया, डी और डी, इनको अलग से बना के सर्किट को रीड्रॉ करके हम इन क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 बेटा कह रहा है द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस एक्स फॉर विच द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बी एंड डी विल बी जीरो इन द अरेंजमेंट। तो बेटा ये क्वेश्चन देख के थोड़ा सा आइडिया लगना चाहिए कि ये क्वेश्चन जो है वो हमारे पास एक कंसेप्ट लेके आ रहा है, और वो कंसेप्ट है व्हीट स्टोन ब्रिज। तो व्हीट स्टोन ब्रिज क्या होता है बेटा? व्हीट स्टोन ब्रिज बेसिकली अरेंजमेंट होता है चार ऐसे रेजिस्टेंस के साथ, जो कि तीन रेजिस्टेंस हमें पता होते हैं और चौथा रेजिस्टेंस हम लोग बैलेंसिंग कंडीशन के साथ निकाल सकते हैं। तो व्हीट स्टोन ब्रिज हमें कहता है बेटा कि अगर हमारे पास ये चार रेजिस्टेंस किसी बैटरी के साथ कनेक्टेड है, ऐसे मैं आपके लिए फिगर बना रहा हूं यहाँ पे, और इनमें से तीन रेजिस्टेंस हमें पता है बेटा, 1 2 3 4। तो एक रेजिस्टेंस इसको ले लेते हैं P, एक रेजिस्टेंस Q, एक रेजिस्टेंस R, एक रेजिस्टेंस S। तो बेटा एक कंडीशन होती है बैलेंसिंग कंडीशन। तो बैलेंसिंग कंडीशन में क्या होता है कि P/Q R/S के बराबर हो जाता है, और उस टाइम पे ये जो ब्रांच में बना रहा हूं गैल्वेनोमीटर, इस वाली ब्रांच में कोई करंट फ्लो नहीं करती है बच्चों। तो अगर इस ब्रांच में कोई करंट फ्लो नहीं करती है तो आपको देखेगा कि ये वाला जो क्वेश्चन है ये भी कुछ ऐसा सही बन रहा है। अब यहां पर हम लोग बैलेंसिंग कंडीशन कैसे लगाएंगे वो देखते हैं। अब देखो, ये 12 और ये 12, ये मिलके क्या बनाएंगे? 24, है ना। और 24 के साथ 24 पैरेलल में आएगा, तो ये ब्रांच पूरी ए से बी के बीच में कितनी बन जाएगी? 12 ओम की। फिर बी से सी के बीच में 1 और 1, ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे? 1/2, है ना बेटा, क्योंकि ये पैरेलल है। ए से डी के बीच में देखो, ए से डी के बीच में एक तो हमारा एक्स है, अगर ये ए है और ये डी हम ले रहे हैं। दूसरा 12 और 12, 12 और 12 अगर ये पैरेलल है तो ये 6 ओम दे देंगे। तो ये आ गया हमारे पास डी। और डी से सी के बीच में हमारे पास अगेन 1/2 का है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो 1/2 यहाँ पे आ गया, यहाँ पे x और 6 और 12। तो अगर यहाँ पे बैलेंसिंग कंडीशन लगाएं, बैलेंसिंग क्यों लगा रहे हैं?
क्योंकि बी और डी के बीच में कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, यानी कि उसके बीच में से कोई करंट नहीं जा रही है। तो अगर बी और डी सेम पोटेंशियल पे हैं तो इसका मतलब ये हो गया कि 12 बाई एक्स प्लस 6 ये बराबर होना चाहिए 1/2 बाई 1/2 के, यानी कि 12 की वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए, x प्लस 6 के, और x की वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए, 6 ओम के। तो ये हमारा क्वेश्चन जो था वो व्हीट स्टोन ब्रिज से क्वेश्चन था, आसान क्वेश्चन था, इसमें कोई दिक्कत वाली बात थी नहीं। एक और चीज इसमें आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैं दे देता हूं कि व्हीट स्टोन ब्रिज में आपसे पूछा जाता है कि व्हीट स्टोन ब्रिज मैक्सिमम सेंसिटिव कब होता है, व्हेन इज द व्हीट स्टोन ब्रिज इज मैक्सिमम सेंसिटिव। तो बेटा मैक्सिमम सेंसिटिव तब होता है व्हीट स्टोन ब्रिज जब इस बैलेंसिंग कंडीशन में पी क्यू आर एस, पी बाई क्यू आर बाई एस, इसका रेशो 1 हो जाता है। जब सारे के सारे रेजिस्टेंस सेम हो जाएंगे तो व्हीट स्टोन ब्रिज मैक्सिमम सेंसिटिव होगा, मोस्ट सेंसिटिव होगा। अब आ गए हम लोग बेटा क्वेश्चन नंबर 8 पे। तो क्वेश्चन नंबर 8 में हमें पूछा जा रहा है कि द रेशियो ऑफ हीट डिसिपेटेड पर सेकेंड थ्रू द रेजिस्टेंस 5 ओम एंड 10 ओम इन द सर्किट गिवन बिलो। तो इस सर्किट में 5 ओम और 10 ओम के थ्रू जो हीट जा रही है या हीट डिसिपेट हो रही है उसका हमें रेशियो बताना है। तो बेटे सबसे पहले तो कंसेप्ट में हम समझेंगे कि हीट का फॉर्मूला ही क्या होता है। तो हीट का फॉर्मूला जो हम लोग जूल्स लॉ से देते हैं वो होता है आई स्क्वायर आर टी या वी स्क्वायर बाई आर टी, है ना बेटे। ये दोनों फॉर्मूले यूज होते हैं, पहली चीज तो यही है। दूसरा बेटा हमेशा आपको ध्यान रखना है कि अगर हमारे पास दो रेजिस्टेंसेस हैं, एक रेजिस्टेंस ये है R1, एक रेजिस्टेंस ये है R2, तो अगर इन दोनों रेजिस्टेंस को किसी बैटरी के साथ कनेक्ट किया गया है बेटा जिसका वोल्टेज V है, तो इन दोनों के पास अपना अपना एक वोल्टेज जाता है V1 और V2, और ये वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट्स होते हैं। वोल्टेज हमेशा सीरीज में जो है वो डायरेक्ट रेशो ऑफ रेजिस्टेंस में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। इसका मतलब जो V1 की वैल्यू आएगी वो आएगी नेट वोल्टेज इनटू खुद का रेजिस्टेंस R1 अपॉन में R1 प्लस R2, और V2 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी नेट वोल्टेज इनटू में R2 अपॉन में R1 प्लस R2, है ना बेटा। तो इसी का हम लोग यूज करने वाले हैं इस क्वेश्चन के अंदर। अब देखो बेटा इस क्वेश्चन में अगर इसको हम रीड्रॉ करें तो हमारे पास एक तो 20 ओम का रेजिस्टेंस है ना बेटे, और दूसरा रेजिस्टेंस 10 और 5 अगर पैरेलल में है तो इनका नेट रेजिस्टेंस कितना आएगा, 10 इंटू 5 अपॉन में 10 प्लस 5, यानी कि इसको मैं लिख सकता हूं 50/15। ठीक है बच्चों, तो अगर ये आ गया 50/15 तो जो नेट पोटेंशियल डिफरेंस है ये 10 वोल्ट है। कितनी है बेटा, नेट पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट। तो अगर मैं ये निकालना चाहता हूं कि इसके पास पोटेंशियल कितनी जाएगी उसको V2 लिख रहे हैं, इसके पास पोटेंशियल कितना जाएगा उसको V1 लिख रहे हैं। तो V1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, V1 की वैल्यू आ जाएगी नेट वोल्टेज 10, खुद का रेजिस्टेंस 20 अपॉन टोटल रेजिस्टेंस 20 प्लस 50/15। तो ये आ जाएगा बेटा 200 अपॉन में यहाँ पे कितना आ जाएगा, 15 दूनी 30 तो 300 और प्लस 50 और 15 ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ से V1 की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, यहाँ से देखो आ गया 200 इंटू 15/350। तो काटो इसको, 5 7 जा 5 3 जा, तो ये कितना आ गया 60/7, ये आ गया V1। अब 10 वोल्ट में से 60/7 वोल्ट तो इसको मिल गए, तो इसको कितने मिले होंगे, इसको मिले होंगे 10 माइनस 60/7, तो ये आ जाएगा कितना 10/7, है ना। तो दोनों के पास वोल्टेज आ गई, V2 की वैल्यू आ गई 10/7। तो अब बेटा हीट का जो रेशो होगा वो हमें पता है, H1/H2 की जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी आ जाएगी बेटे, H1/H2 मस्ट बी इक्वल टू V1 का स्क्वायर बाई R1 अपॉन में V2 का स्क्वायर बाई R2। तो V1 कितना है बेटे, V1 की वैल्यू ले लें हम। अच्छा इन दोनों में अगर हम लोग देखें ये तो V2 तो हमारा किसके पास आया है, इस पूरे 50/15 के पास। तो ये दोनों पैरेलल हैं और पैरेलल में V2 तो सेम ही रहता है, पैरेलल में V2 तो सेम रहता है, इन दोनों के पास तो वोल्टेज सेम ही जाने वाली है। तो ये दोनों का वोल्टेज का तो कोई सीन बनेगा नहीं, तो वो तो R2/R1 के बराबर आएगा। तो R2 कितना है यहाँ पे बेटा, R2 की वैल्यू हो जाएगी 10
और R1 की वैल्यू हो जाएगी 5, तो ये आ जाएगा 5 दूनी 10, तो ये हो गया 2/1। तो यहाँ पे मैंने इतनी सारी कैलकुलेशन कर दी, ये मैंने यूं ही कर दी, करने की जरूरत नहीं थी, मुझे बाद में चमका कि इन दोनों का तो सेम ही रहने वाला है। बट यहाँ से मैंने आपको ये तो सिखा दिया एटलीस्ट कि अगर हमारे पास दो रेजिस्टेंस सीरीज में है, तो दोनों रेजिस्टेंस अगर सीरीज में है तो वोल्टेज कैसे डिस्ट्रीब्यूट होती है। तो क्वेश्चन बहुत आसान था, मैंने थोड़ा सा लंबा खींच दिया, उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ, बट आपको सिखाया तो है मैंने इसमें कि वोल्टेज कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है ना। तो ये था बेटा क्वेश्चन नंबर 8, आसान ही क्वेश्चन था, कोई ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं था। चलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। तो बेटा जो क्वेश्चन नंबर 9 है उसे पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, देर इज अ मीटर ब्रिज व्हेन द रेजिस्टेंस इन द लेफ्ट गैप इज 2 ohm एंड अननोन रेजिस्टेंस इन द राइट गैप, the balance length is found to be 40 centimeter. On the shunting the unknown resistance with 2 ohm, the balance length changes by। तो बेटे मैं आपको एक रफ डायग्राम बना के देता हूँ, पहले मीटर ब्रिज समझिए। मीटर ब्रिज किस प्रिंसिपल पे काम करता है? तो मीटर ब्रिज बेटा काम करता है आपकी व्हीट स्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पे ही, है ना। व्हीट स्टोन ब्रिज का जो प्रिंसिपल है उसी पे काम करता है। तो बेटा यहाँ पे क्या होता है कि आपके पास एक नोन रेजिस्टेंस होता है और एक अननोन रेजिस्टेंस होता है, और यहाँ पे एक मीटर वायर होती है जिसके लेंथ के प्रोपोर्शनल हम लोग ये खेल खेलते हैं, ठीक है, लेंथ के प्रोपोर्शनल। यानी कि यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस लगा होता है और यहाँ पे एक वायर है। तो अगर ये नॉन रेजिस्टेंस है P या नॉन रेजिस्टेंस है U, तो P/L की वैल्यू हमेशा बराबर होती है U/100 - L के। और L यहाँ पे सेंटीमीटर्स में लिया जाता है क्योंकि ये वायर 1 मीटर की होती है, इसलिए इसको मीटर ब्रिज कहते हैं बेटा, है ना। अब इन्होंने क्या बोला है कि जो लेफ्ट गैप है उसमें 2 ओम रेजिस्टेंस है, तो जो फर्स्ट कंडीशन बन रही है उसमें 2 बाई बैलेंस लेंथ कितनी है 40 सेंटीमीटर, ये बराबर होना चाहिए अननोन U बाई 60 सेंटीमीटर के। ठीक है, ये पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन में कह रहे हैं कि जब हमने अननोन रेजिस्टेंस को शंट कर दिया यानी पैरेलल में जोड़ दिया 2 ओम के साथ, तो बैलेंस लेंथ क्या हो गई? तो बेटा देखो, आपका लेफ्ट गैप वाला 2 तो वैसा ही रहा, अब आपकी बैलेंस लेंथ मान लेते हैं कि L हो गई, है ना। और अननोन को शंट कर दिया है 2 के साथ, तो अब अननोन वाला जो नेट है ये वाला U वाला, तो इसको अगर 2 के साथ शंट कर दोगे, 2 के साथ, तो ये 2 है और U, तो इस पूरी ब्रांच का नेट रेजिस्टेंस कितना होगा? 2U अपॉन में 2 प्लस यू। तो यहाँ पे आ जाएगा 2U अपॉन में 2 प्लस यू, और इसके साथ इसके नीचे क्या आएगा? इसके नीचे आएगा 100 - L। तो बेसिकली हमें पहले तो L पता करना पड़ेगा, उसके लिए यहाँ से U निकाल लूँ, तो 2 से काटा 20, 0 से 0 काटा, तो U की वैल्यू तो 3 आ गई मेरे ख्याल में, ये 3 यहाँ रख लेते हैं। तो 2/L ये बराबर होगा 3 दूनी 6 अपॉन में 5, और इंटू में यहाँ पे आएगा 100 - L के। ठीक है, यहाँ पे U की वैल्यू 3 रखी है, देखते हैं कोई कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो। तो 5 दूनी 10, 10 इंटू 100 - L ये बराबर होने वाला है 6L के। तो यहाँ से आगे कितना? 1000 माइनस 10L, उधर जाके प्लस L बन जाएगा, तो L की वैल्यू आ गई 1000/16। ठीक है, तो 16 6 96 40, और 16 दूनी 32, तो 62.5 के आसपास आ जाएगा ये सेंटीमीटर। तो अब लेंथ हो गई है 62.5। तो चेंज कितना हुआ? पहले लेंथ थी L1 40 सेंटीमीटर बैलेंसिंग, अब लेंथ हो गई है कितनी बेटे? 62.5 सेंटीमीटर। तो चेंज तो मेरे ख्याल में कितने आ गया? 22 का, 22.5 सेंटीमीटर का। तो हमारे पास आंसर कितना आ गया? 22.5 सेंटीमीटर का। तो अगेन ये जो क्वेश्चन था वो मीटर ब्रिज के कंसेप्ट पे था, तो मैंने यहाँ पे आपको सिखाया मीटर ब्रिज का कंसेप्ट। इज इट ओके? तो बेटे अभी अभी हम लोगों ने मीटर ब्रिज का एक क्वेश्चन किया, ये क्वेश्चन भी मीटर ब्रिज का ही क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। क्वेश्चन में पढ़ देता हूँ। द रेजिस्टेंस पर सेंटीमीटर ऑफ ए मीटर ब्रिज वायर इज स्मॉल r with x ohm resistance in the left gap. Balancing length from left end is 40 centimeter with 25 ohm resistance in the right gap. Now the wire is replaced by another wire of resistance 2R, that is resistance per centimeter. The new balancing length for the same settings will be। तो बेटे मैंने आपको मीटर ब्रिज का प्रिंसिपल अभी अभी बताया है, ये क्वेश्चन मैं आपको करने के लिए दे रहा हूँ। दिस इज अ चैलेंज टू यू कि आप इस क्वेश्चन को बिना देखे इधर उधर से सॉल्व करें और कमेंट सेक्शन में इसका आंसर कमेंट करें।
इसका आंसर मैं आपको बता दे रहा हूं, इसका आंसर जो है बेटा वो है 40 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व करिए और देखिए कि आपका भी 40 सेंटीमीटर आंसर आ रहा है कि नहीं। आप अपना सोल्यूशन मेरे टेलीग्राम चैनल पे भेज सकते हैं। बेटे मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे सारे नोट्स की पीडीएफ भी डालता हूं। अगर आप टेलीग्राम चैनल को, जो कि डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा, अगर आप उसको ज्वाइन करते हैं तो ये सारे नोट्स आपको मिलेंगे जो मैं आपको यहाँ पे करा रहा हूँ। इनको एज ए पीडीएफ भी मैं वहाँ पे डाल देता हूँ। ठीक है, तो वहां पे आप लोग ये सारे चीजें ले सकते हैं। अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं, आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप ऑलरेडी एक सब्सक्राइबर हैं तो अपने एक अच्छे दोस्त को, पढ़ने वाले दोस्त को इन वीडियोस को भेजें और उससे भी चैनल सब्सक्राइब करवाएं। वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करें, सिलेक्शन लें। ऑल द बेस्ट, हैव अ ग्रेट डे।